गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डे नंबर 20। तो 20वां दिन है और आज हम 20वें टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा एसडीजी एंड एमडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इनकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे और इनका पीवाईक्यू को भी लास्ट में करेंगे। तो एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हो और सोशल प्रोग्रेस भी हो। तो अगर ये सभी चीज़ें हो रही हैं तो उसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि प्रेजेंट की नीड्स को भी पूरा किया जाए और फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचा जाए कि जो रिसोर्सेज का यूज हम कर रहे हैं वो हम ही ख़त्म ना करते, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको सुरक्षित कर दें। तो वो होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास, या इसे ही धारणीय विकास भी हम बोलते हैं। और इसकी शुरुआत एक दिन में ही नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत होने में लगभग 20 सालों का समय लगा है। या हम बोल सकते हैं कि 1960-70 में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकरण था, वो काफ़ी पीक पर था। फिर उद्योगों से अपशिष्ट निकला जिससे वो नदियों में गया, नदियाँ प्रदूषित हुई, वही पानी पिया जिससे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी, उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। जो चिमनियाँ थी उनसे धुआं निकला, वायु प्रदूषण बढ़ा। और वायु प्रदूषण बढ़ने से अम्लीय वर्षा हुई। तो अनेक कारण उद्योगों से भी जुड़े हुए हैं, जैसे जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ने से जो हमारे व्हीकल हैं, जो साधन हैं वो भी बढ़ गए हैं। जैसे पहले तो सभी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब सभी के पास अपने बाइक हैं, अपने कार हैं। और अपने अपने बाइक कार लेकर जब वो जाते हैं तो उनसे धुआं निकलता है और हॉर्न की आवाज़ करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण वहाँ से बढ़ता है। इस प्रकार सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और 1972 में पहला सम्मेलन किया गया था जो इन्वायरमेंट का इशू है उसको ग्लोबल इशू बनाने के लिए। तो उन सभी की चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है प्रेजेंट की नीड्स को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना, या उनके बारे में भी रिसोर्सेज को संभाल कर रखना। इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जो हमारी आज की पीढ़ी है उनकी आर्थिक और सामाजिक कंडीशन को सुधारना थ्रू डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ऐसी विकासात्मक क्रियाओं के द्वारा शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू डू सो। अगर हम प्रेजेंट की पीढ़ी, जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो हमें फ्यूचर की जो आने वाली पीढ़ी है उसकी जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को सुधारने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी भी, जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरनी चाहिए। जिन रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं भले ही वो सीमित हों, लेकिन कुछ मात्रा में उनके लिए भी हमें ये रिसोर्सेज छोड़ने चाहिए ताकि वो पीढ़ी इन रिसोर्सेज को देख ही ना पाए बल्कि उनका इस्तेमाल भी कर पाए। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 3 पिलर्स ऑफ एस डी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें होता है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आर्थिक विकास होता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होता है, पर्यावरण का संरक्षण होता है और सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक प्रगति इसमें होती है। फंडामेंटल आइडियाज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मुख्य विचार या मूल विचार क्या क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? रिन्यूएबिलिटी होती है, उतना ही यूज करो जितना हम, ताकि हम दोबारा से इसको रिन्यू कर सकें। सब्सटीट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन, जो हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं जिन्हें हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो इनको प्रतिस्थापित करना चाहिए। जैसे हमारे पहले होते थे बाइक, अब भी होते हैं, लेकिन जो पेट्रोल से चलते थे, लेकिन अब आ गई हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, तो हमने इसको प्रतिस्थापित कर दिया। इंटरडिपेंडेंस, सभी सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर एक सिस्टम प्रभावित होगा तो उससे रिलेटेड दूसरा भी प्रभावित ही होगा।
तो इंटरडिपेंडेंस हमको होना पड़ेगा। एडेप्टेबिलिटी होता है अनुकूलनशीलता, सोसाइटी के चेंज को हमको एडॉप्ट करना चाहिए। तो ये होती है अनुकूलनशीलता। जैसे सोसाइटी में पहले कुछ और चलता था लेकिन अब कंडीशन बदल गई है तो अब कुछ और चलता है। जैसे अभी सभी के घर में एसी है तो एसी जरूरी बन गई है। तो अनुकूलनशीलता हमारे पास होनी चाहिए, सोसाइटी के चेंज को एडॉप्ट करने का पावर हमारे पास होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल संस्थागत कमिटमेंट होना चाहिए, यानी कि एक संस्था को ये डिसाइड करना चाहिए कि हम इतना सुधार करेंगे और उसको अपने कमिटमेंट पर खरा भी उतरना चाहिए। तो ये हैं कुछ फंडामेंटल आइडियाज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम देख लेते हैं पैरामीटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो पैरामीटर हैं हम इनको कैसे माप सकते हैं। इंटर जनरेशनल इक्विटी, पीढ़ियों के बीच समानता करके। जैसे हमारी पीढ़ी है, अब जो पीढ़ी चल रही है वो, और जो आने वाली पीढ़ी है उनके बीच समानता साबित करनी पड़ेगी हमको। समानता कैसे साबित कर सकते हैं हम, कि जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए हम सुरक्षित रखें, और जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उनकी जगह पर हम दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, ताकि जो पुराने रिसोर्सेज है वो हम आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख पाए। इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, एक ही पीढ़ी के भीतर समानता, हमारी ही पीढ़ी के भीतर समानता हमको लानी पड़ेगी। जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने पड़ेंगे। कैरिंग कैपेसिटी, नेचर को डिस्टर्ब ना करना बल्कि उसको यूज करना। नेचर को इतना ही यूज करना होगा हमको जितना जितना यूज करने से वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है लगातार, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन भी हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ना तो इतनी ज़्यादा एसी होती थी, ना फ्रिज होते थे, और जो उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है ना वो ना वो निकलता था। और अब पेड़ों की कटाई भी लगातार बढ़ रही है, पेड़ों को काटकर वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण वहाँ पर हो रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले दिसंबर के महीने में आई थी अरावली की जो पहाड़ी हैं उनको उनका खनन किया जाएगा, या जो भी 100 फीट से नीची पहाड़ी हैं, 100 फीट से ऊपर वाली पहाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी को वहां पर गिराकर औद्योगिकरण वहां पर किया जाएगा। तो ये भी एक पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ने वाली बात है। तो कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि जितना हम यूज करें उससे पर्यावरण को इफेक्ट ना पड़े। जैसे अगर हम किसी एक बड़े पेड़ को काटते हैं तो उसकी जगह हमको 10 पेड़ लगाने चाहिए ताकि उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। तो ये होता है कैरिंग कैपेसिटी। अब हम देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कैसे अस्तित्व में आए। तो सबसे पहले हुआ था 1972 में एक सम्मेलन, 1972 में सम्मेलन हुआ। फिर इसके 10 साल के बाद एक और सम्मेलन हुआ 1982। फिर 1987 में एक रिपोर्ट आई थी, ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आई थी, जो 1983 में ये आयोग बना था, और इसका वास्तविक नाम कुछ अलग था, लेकिन ब्रंटलैंड इसके पहले जो चेयरपर्सन थे वो थे, उनकी वजह से इसका नाम बना था ब्रंटलैंड कमीशन। फिर 1992 में हुआ रियो 10 हुआ। तो यहाँ पर हुआ रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, अर्थ समिट। यहाँ हुआ रियो+10 जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। यहाँ पर हुआ रियो+20 2012 में। फिर 2015 में भी हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो डेट है वो हमको रखनी है ध्यान। तो 1972 में क्या हुआ था, 1972 में हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ, और इसे ही यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था 5 से 16 जून 1972 को। यहाँ पर 109 सिफारिशें की गई थी, और 5 जून से 16 जून तक ये हुआ था, इसलिए 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट करना तब से ही शुरू किया गया। जो ये सम्मेलन है, सम्मेलन क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इन्वायरमेंट को ग्लोबल इशू बनाना,
तो जो हमारा इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहा है अलग अलग चीज़ों से, तो उसको ग्लोबल इशू बनाना ताकि सभी देशों की नज़र इन्वायरमेंट पर आ सके। 26 सिद्धांतों पर इसमें बात की गई जो बेसिक गाइडलाइन होती हैं। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का गठन किया गया, जो लीडरशिप ऑफ इन्वायरमेंटल एक्शन, जो भी पर्यावरणीय कुछ कार्य करने हुए तो उसका नेतृत्व करने के लिए एक संगठन बनाया गया, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। पीएम इंदिरा गांधी, पीएम उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा था पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट पोल्यूटेंट, जो गरीबी होती है वो सबसे बड़ा सबसे ग्रेटेस्ट प्रदूषक होता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है, ये भी कहा था। क्लब ऑफ रोम के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, लिमिट्स टू ग्रोथ, और इसमें वार्निंग दी गई। क्या वार्निंग दी गई थी इसमें? इसमें वार्निंग दी गई थी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया और इन्वायरमेंट रिसोर्सेज को अगर सेव नहीं किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ को अगर कम नहीं किया गया, तो एक दिन पृथ्वी पर ऐसा आएगा कि सभी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी वार्निंग दी थी लिमिट्स टू ग्रोथ, जो क्लब्स ऑफ रोम के द्वारा रिपोर्ट आई थी 1983 में। तो इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, इन्वायरमेंट रिसोर्सेज को सेव करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ को थोड़ी कम करो, ताकि पृथ्वी पर जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है उसको कम करके हम पृथ्वी की रक्षा कर सकें। 1982 में आया था नैरोबी घोषणा पत्र। नैरोबी घोषणा पत्र इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है WCED। अगर हमारे कर्म में लगाना आया कि 1972 जैसे आया स्टॉकहोम सम्मेलन, फिर आया नैरोबी घोषणा पत्र। तो अगर क्रोनोलॉजी में लगाना आया तो पहले आएगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, फिर आएगा नैरोबी घोषणा पत्र 1982। तो ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये इसका ऑफिशियल नेम था। 1983 में इसका गठन हुआ, लेकिन इसके एक चेयरपर्सन थे, ग्रो हार्लम ब्रंटलैंड, जिसे इनके नाम पर ही इसे ब्रंटलैंड कमीशन के नाम से जाना गया। 1987 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो आवर कॉमन फ्यूचर इसकी रिपोर्ट थी। क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ ये थी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। SD सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा इसमें दी गई कि प्रेजेंट विकास को करो बट फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखो। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी गई, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास की एक थोड़ी सी और सिंपल परिभाषा क्या है? पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना। अगर हम पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करेंगे, विकास करने के साथ साथ हम पर्यावरण का संरक्षण भी करेंगे, तो वही एक धारणीय या सतत विकास होगा। इसी समय भारत में और विश्व में एक ऐसी घटना घटी जिससे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण भी हुआ, इन्वायरमेंट के लिए खतरा भी हुआ, और बहुत लोगों की जान भी यहाँ पर चली गई। तो भारत में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, सर्दियों के दिनों में। MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जो एक जहरीली गैस होती है, वो यहाँ पर लीक हो गई, और लीक होने के बाद एक बड़ा डिजास्टर यहाँ पर हो गया। और ये कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी। लगभग 5 से 10 हजार लोग यहाँ पर सो रहे थे, और जहरीली गैसों को उन्होंने इनहेल किया, यानी कि अपने अंदर खींचा श्वास लेते हुए, और उनकी मृत्यु एट ए टाइम हो गई। तो ये ट्रेजेडी हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के स्राव से ये हुई थी। फिर यूक्रेन में 1986 में हुई थी, रेडियो एक्टिव फॉल आउट की वजह से चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुई थी। इन्वायरमेंट पर इनका काफ़ी इफेक्ट पड़ा। जो ऐसी घटनाएं होती हैं उनका भी इन्वायरमेंट पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। फिर 1992 में हुआ अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन।
और ये हुआ था 3 से 14 जून 1992 को रियो के ब्राज़ील शहर में इसका आयोजन किया गया था और इसे ही यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। 178 सरकारों के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया और 118 हेड ऑफ स्टेट और सरकार 118 हेड ऑफ स्टेट ने यहाँ पर भाग लिया और लगभग 2400 एनजीओज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। यहाँ पर CSD कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्रिएट किया गया दिसंबर 1992 में और इसके बाद फिर 2000 में MDGI मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और इसमें 8 गोल रखे गए, लेकिन 2015 तक इनको कंप्लीट नहीं किया जा चुका। तो इनके फेल होने के बाद 2015 से 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर आए जो प्रेजेंट तक चले हुए हैं और 2030 तक ये हमारे टारगेट रखे गए हैं। जो हमारा अर्थ समिट हुआ था उसके कुछ 5 परिणाम निकले थे। 5 परिणामों में पहला है रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन में 27 सिद्धांत थे जिनमें से मेन है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ज़्यादा विकसित देश हैं, वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लिए ज़्यादा जिम्मेवार है और उनको ज़्यादा एफर्ट डालने हैं। तो इसमें कहा गया कि जैसे कोई विकसित देश है, जैसे अमेरिका हो गया, वो विकसित देश था। अगर कोई विकसित देश है तो इन्वायरमेंट के पोल्यूशन में भी उसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया होगा क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ होगा और क्योंकि भारत तो अभी विकासशील देश है, वहाँ पर औद्योगिकरण होगा ही होगा। लेकिन जो विकसित देश है उन्होंने औद्योगिकरण करके ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित कर दिया, तो उनको एफर्ट भी ज़्यादा ही करने पड़ेंगे ताकि उस पर्यावरण का जो उन्होंने दूषित किया है उसको थोड़ा ठीक किया जा सके। फिर एक आया इसमें एजेंडा 21। इसमें कहा गया एजेंडा 21 का संबंध है 21वीं सदी में SD सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इसके लिए कुछ गोल थे जो एजेंडा 21 में रखे गए। ग्लोबल एक्शन प्लान था जिसमें 40 चैप्टर का एक प्लान था, ग्लोबल और लोकल दोनों लेवल पर लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और हेल्थ इम्प्रूवमेंट, वाटर कंजर्वेशन, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे इसमें जो कॉमन थे, जो ग्लोबल और लोकल दोनों लेवल के मुद्दे इसमें शामिल हुए। फिर एक संगठन बनाया गया UNFCCC, UN यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए एक संगठन बनाया गया और जिसका नाम था UNFCCC। फिर CBD कन्वेंशन ऑन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता के लिए एक कन्वेंशन हुआ और ये हुआ था 1992 में, लेकिन इसको लागू किया गया 1993 में और इंडिया ने साइन किया था 1994 में। और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस भी मनाते हैं। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, फॉरेस्ट ये जंगलों के लिए कुछ सिद्धांत भी दिए गए थे जो नॉन बाइंडिंग होते थे, जिनको ना मानने पर कानूनी रूप से कोई भी सजा का प्रावधान नहीं था। फिर सम्मेलन हुआ रियो+10 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर अचीविंग SD सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए हमारे स्ट्रेटेजी तकनीकें क्या क्या होनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना चाहिए, क्लीन फ्यूल जिससे पोल्यूशन ना हो ऐसे फ्यूल का यूज करना चाहिए, जैसे LPG बायोगैस का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज का हमको पता होना चाहिए क्योंकि पहले इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता था जितना अब होता है। अब केमिकल पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा डाला जाता है जिससे प्रदूषण भी ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन कंट्रोल, जो हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हमारे संसाधन सीमित होते रहे हैं, तो उस जनसंख्या पर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं हुई तो पर्यावरण का प्रदूषण ऐसे ही होता रहेगा। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, जो भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें वो इको फ्रेंडली या इकोनॉमिक फ्रेंडली होनी चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को उससे कोई नुकसान ना हो। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होनी चाहिए, जैसे हमारी सरकार ने कुछ नियम बना दिए कि हमको
यहाँ पर प्रदूषण नहीं करना। तो उनका सख्ती से पालन होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी उनको अनदेखा कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो जैव विविधता का संरक्षण हमको करना चाहिए। जैसे अब जीव लगातार समाप्त हो रहे हैं, तो उनका भी संरक्षण हमको ही करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ गैस आई हैं, तो इनका भी नाम हमको पता होना चाहिए। जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी पाइपलाइन नेचुरल गैस। अब हम देख लेते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था जिसमें 40 चैप्टर थे। ग्लोबली, वैश्विक रूप से, नेशनली, राष्ट्रीय रूप से, और लोकली, एक निचले स्तर पर, लोकल स्तर पर लागू करने का मुख्य उद्देश्य था। एडोप्टेड बाय 179 नेशंस, 179 देशों के द्वारा इसको स्वीकार किया गया। मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू करना ही मुख्य उद्देश्य था। 21वीं शताब्दी में इसको लागू करना है, इसलिए इसका नाम रखा गया एजेंडा 21। फिर सम्मेलन हुआ था रियो प्लस 10, जो 2002 में हुआ था, और इसका नाम था WSSD, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। एजेंडा 21 का रिव्यू करना और 1992 में जो डिसाइड हुए थे उनका रिव्यू करना इसका मुख्य उद्देश्य था, कि हमने अपने जो टारगेट है वो कहाँ तक अचीव कर लिए हैं। रिव्यू प्लस प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, कि उनका रिव्यू करना और वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं। प्लान्स, जो हमने प्लान्स बनाए थे उनको एक्शन में तब्दील किया गया है या नहीं। यहाँ से जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन आई, जोहान्सबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और पार्टनरशिप्स। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ ने कोलैबोरेशन किया, तो ये पार्टनरशिप यहाँ से देखने को मिली 2002 में। फिर आगे आया रियो प्लस 20 2012 में। UNCSD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसका आयोजन किया गया रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील का एक शहर है। 20 से 22 जून 2012 को 150 से ज़्यादा जो हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर सबसे पहले ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने पर बल दिया गया और गवर्नेंस को अप्लाई करने पर बल दिया गया। इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक फ्रेंडली, कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो, तो वो होती है ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया पहली बार। फाइनल आउटकम, सबसे जो आखिर में क्या रिजल्ट निकला यहाँ पर, द फ्यूचर वी वांट। ये यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आया, एक रिपोर्ट आई, द फ्यूचर वी वांट। तो हमको ऐसी ही रिपोर्ट ध्यान रखनी है कि द फ्यूचर वी वांट किस सम्मेलन में आई थी, तो ये आई थी रियो प्लस 20 2012 में। जो हमारे MDG गोल थे 2000 से 2015 तक, वो 8 गोल थे, वो फेल्ड हो गए थे। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये फेल होने के बाद फिर 2015 में हमने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया। फिर UNSD, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये हुई और 17 गोल को डिसाइड किया गया। और 17 गोल 2015 से 2030 तक होलिस्टिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए UN के द्वारा इनको 2015 में लॉन्च किया गया। तो ये 17 गोल कौन कौन से हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं। अगर हमको ये याद हो गए, फिर हम इनके टारगेट को देखेंगे और फिर MDG को हम डिस्कस करेंगे। तो 24 मिनट के बाद अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ है, कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो सबसे पहले होती है गरीबी। गरीबी, व्यक्ति बहुत गरीब होता है, जो गरीब होते हैं वो जल्दी कर लेते हैं शादी, और शादी करने के बाद वो उनको चाहिए होता है पैसा, तो पैसे के लिए वो करने लग जाते हैं नौकरी। जहाँ पर वो रहते हैं गांव में, वहाँ पर नौकरी नहीं मिल पाती, इसलिए वो चले जाते हैं शहर में। तो शहर में जब उनको वहाँ का वातावरण शूट नहीं करता, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, तो वो दोबारा से आ जाते हैं गांव में।
गांव में आने के बाद वो खेती करना शुरू कर देते हैं और खेती करने से उनको मिल जाती है शांति। तो इस प्रकार हमारे एसडीजी गोल हुए कंप्लीट। अगर हम गरीब मान लें तो गरीब होते हैं 4 लोग, एक घर में चार चार गरीब हैं, और जब उनकी शादी होगी तो शादी करने के बाद वो कितने गरीब बन जाएंगे? 3। एक जो हस्बैंड है और एक वाइफ और एक उनका बच्चा, तो वो तीनों गरीब हो जाएंगे। नौकरी की तलाश में जाएंगे, फिर वो नौकरी करेंगे तीनों ही। फिर नौकरी करने के लिए वो एक शहर में जाएंगे, तो एक शहर में जाएंगे और शहर में उनको कुछ पसंद नहीं आएगा तो गांव में आकर दो, जो बच्चा होगा वो तो पढ़ने चला जाएगा, लेकिन जो हस्बैंड और वाइफ हैं गांव के अंदर दोनों ही खेती करेंगे, और गांव के अंदर आएंगे फिर दोनों ही खेती करेंगे और दोनों को शांति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमको देखना है 4 3 3 1 2 2 और 2, तो 6 और 1 7, और 4 और 3 7 और 3 10, तो 10 और 7 17, ये 17 गोल होते हैं। तो सबसे पहले क्या था? गरीबी। तो गरीबी में क्या क्या होगा? अगर कोई गरीब होगा तो वो भोजन नहीं खा सकता, हंगर भी होगा, भूखमरी भी होगी। अगर वो भूख से मरेगा तो उसका हेल्थ खराब हो जाएगा, और अगर हेल्थ खराब है तो उसको शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी। तो पॉवर्टी पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, ये हमारा गोल नंबर है 1, एसडीजी गोल नंबर 1। और जीरो हंगर, ये एसडीजी गोल नंबर 2। हेल्थ 3 है, और एजुकेशन गोल नंबर 4 है। फिर शादी, शादी हुई तो तीन तीन की हुई, तो 3 हुए शादी के बाद। जैसे जेंडर इक्वालिटी, शादी किससे करेंगे? लड़की से, तो इन दोनों की इक्वालिटी, लैंगिक समानता की बात होगी। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात होगी, और उसके बाद होगी क्लीन एनर्जी की बात है। फिर उसके बाद था नौकरी करने के लिए वो 3 गए। तो नौकरी करने के लिए वो डिसेंट वर्क देखेंगे और ग्रोथ देखेंगे, इंडस्ट्री में इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि उनको क्या काम करना है। फिर रिड्यूस इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी को यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा। फिर शहर, शहर एक शहर में आ जाएंगे, और वो शहर कैसा होगा? सस्टेनेबल सिटी होगा। फिर गांव में आ जाएंगे, 2 गांव में आएंगे तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेंगे और जो शहर का क्लाइमेट एक्शन था उसको यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर इतना क्लाइमेट एक्शन नहीं है। फिर खेती करेंगे दोनों, लाइफ बिलो वाटर, जैसे मछली पाल सकते हैं वगैरह वगैरह, और लाइफ ऑन लैंड। तो ये होते हैं खेती करेंगे यानी कि लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड। फिर उनको मिलेगी शांति, पीस एंड जस्टिस, और लास्ट होगा हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ग्लोबल पार्टनरशिप है 17वां गोल। तो पहले गरीब था, गरीब ने कर ली शादी, शादी के बाद वो हो गए 3, और तीनों गए नौकरी करने, और नौकरी उनको वहां पर मिली नहीं तो वो चले गए एक, फिर दोनों चले गए शहर में, और शहर से फिर वो शहर का उनको वातावरण अच्छा नहीं लगा तो वो आ गए गांव में दोनों। फिर गांव में आने के बाद एक शहर में गए, और दोनों फिर गांव में वापस लौट आए, दोनों ने खेती करना शुरू किया और फिर उनको शांति मिल गई। तो ये जो एसडीजी थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये हमने यहाँ पर कर लिए कंप्लीट। अब हम इनके अंदर के टारगेट भी देखेंगे। जैसे एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें टारगेट है 169, इंडिकेटर है इसमें 230, इवेंट्स है इसमें 4111, पब्लिकेशन है इसमें 1381, एक्शन है इसमें 8594। जो प्रिंसिपल्स हैं, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे मत छोड़ो, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इसमें 5P भी हैं। 5P, नेचर एंड पर्पज ऑफ द 230 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इसके लिए 5P हैं। सबसे पहले है पीपल, पीपल टू एंड पॉवर्टी एंड हंगर। तो लोगों के लिए हमको क्या करना होगा? उनके पॉवर्टी को एंड करके और हंगर को एंड करना होगा। प्लेनेट, जो हमारे ग्रह है उसके लिए, टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट फ्रॉम डिग्रेडेशन,
जो हमारे ग्रह का लगातार पतन हो रहा है, लगातार वहाँ पर उसका पतन हो रहा है, या उसका जो वो खराब हो रहा है उसको रोकना, उसकी सुरक्षा करना। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी होते है समृद्धि, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना और इनोवेशन करना पर्यावरण को ध्यान में रखकर। पीस, पीस यानी कि पीसफुल, जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है उसको पीसफुल, शांतिपूर्ण बनाना। जस्ट, जस्टिस, न्यायपूर्ण बनाना और इनक्लूसिव बनाना। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है? रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस एजेंडा थ्रू ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ग्लोबल पार्टनरशिप के जरिए इस जो हमने एसडीजी को अपनाया है, एसडीजी को सभी जगह पर अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। तो ये होता है पार्टनरशिप। तो लोगों के लिए क्या करना होगा? पहले पी का मतलब है पीपल, पॉवर्टी और हंगर को एंड करना पड़ेगा, प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पर्यावरण को ध्यान में रखकर करनी पड़ेगी, इसको बोलेंगे प्रोस्पेरिटी। पीस, पीसफुल और जस्टफुल सोसाइटी को बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप, जो एसडीजी गोल हमने डिसाइड किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप हमको करनी पड़ेगी। तो ये 5 पी भी हमको रखने हैं ध्यान: पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। नेक्स्ट है एमडीजी। एमडीजी तो अब हम नहीं करेंगे, पहले हम एसडीजी को करेंगे। एसडीजी गोल नंबर 1, तो पहले होते हैं गरीब, और गरीब में होता है पॉवर्टी। अगर कोई गरीब होगा तो वो हंगर भी होगा, जीरो हंगर। फिर हंगर होगा तो उसकी हेल्थ खराब होगी और वो स्कूल भी नहीं जा पाएगा। तो एजुकेशन, तो पहला है नो पॉवर्टी। इसमें लोग कितना कमा रहे हैं? $1.25 लोग इतना कमा रहे हैं, तो ये हमको रखना है यहाँ पर ध्यान। 2030 तक आधी जनसंख्या पॉवर्टी फ्री करनी है। जो हाफ ऑफ मैन है, विमेन है एंड चिल्ड्रन है, इनको आधा करना है। आधी जनसंख्या इनकी, जैसे आधे बच्चों को, आधी महिलाओं को और आधे पुरुषों को गरीबी से मुक्त करना है। ये टारगेट है हमारा 2030 तक। नेक्स्ट है एसडीजी गोल नंबर 2, जीरो हंगर। 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं, किशोरी लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं और एल्डर पर्सन जो बड़े लोग हैं, उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनको पूरा करना, जो उनकी पोषण संबंधी आवश्यकता है उनको पूरा करना हमारा टारगेट था 2025 तक। 2030 तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जो खेती के उत्पाद हैं उनको डबल करना है। अगर हम खेती के उत्पादों को डबल करेंगे तभी हम भूख से बच पाएंगे। तो 2030 तक खेती के उत्पादों को डबल करना, और 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के लड़के, कम आयु के बच्चे, जो किशोरी लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं और बड़े लोग हैं, उनकी जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। नेक्स्ट है हमारा एसडीजी गोल नंबर 3, हेल्थ। 2030 तक रिड्यूस द ग्लोबल मोर्टेलिटी रेशियो टू लेस देन 30 पर 1 लाख लाइव बर्थ, यानी कि जो बाल मृत्यु दर है वो 1 लाख बच्चों पर काउंट की जाती है, तो वो 70 करनी है। लेस देन 70 से कम करनी है। तो और 5 साल के जो एज के लड़के हैं उनकी 12 से कम करनी है। तो ये भी हमारा एक टारगेट है। अगर जो जीवित बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर हम उनको बचा ही नहीं पाए तो हेल्थ तो उनकी हेल्थ का ध्यान हम कैसे रख पाएंगे? तो सबसे पहले उनको बचाना ही हमारे हेल्थ का एक मेन टारगेट होगा। एसडीजी गोल नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन। 2030 तक इंश्योर इक्वल एक्सेस फॉर ऑल मैन एंड वीमेन टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी टेक्निकल, वोकेशनल एंड टर्सरी एजुकेशन। 2030 तक सभी जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनके लिए एक्सेस अवेलेबल कराना, कि वो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहें, वोकेशनल या टर्सरी, तो उन सभी का एक्सेस देना कि जो भी वो एजुकेशन लेना चाहे वो उनको मिल सके, अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल सके। नेक्स्ट है हमारा एसडीजी गोल नंबर 5, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता की बात इसमें की गई है। फिर एसडीजी गोल नंबर 6, क्लीन वाटर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन
फिर एसडीजी गोल नंबर 7 क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को डबल करना, ये भी हमारे टारगेट है। एसडीजी गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क करना। नेक्स्ट है एसडी, इसमें सस्टेन 7% जीएसटी इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो जीएसटी का 7% है वो अचीव करना जो लेस डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर। एसडीजी गोल नंबर 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी को डबल करना इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप कंट्री नहीं है, कम विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, उनकी जीडीपी को डबल करना 2030 तक। एसडीजी गोल नंबर 10 रिड्यूस इन इक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज, 2030 तक इनकम ग्रोथ ऑफ द बॉटम 40%, जो निचले 40% लोग हैं जनसंख्या के, रेट हायर एंड देन नेशनल एवरेज। तो जो बॉटम के 40% जनसंख्या के लोग हैं उनके इनकम का ग्रोथ करना, उनके इनकम को बढ़ाना। नेक्स्ट है एसडीजी गोल नंबर 11 सस्टेनेबल सिटी, जो स्लम्स हैं उनको अपडेट करना, अच्छी सिटी का निर्माण करना, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज वहाँ पर करना, तो ये होता है सस्टेनेबल सिटी। एसडीजी गोल नंबर 12 सस्टेनेबल कंजप्शन, कंजप्शन होता है कि हम कितना उपभोग कर रहे हैं। जो ग्लोबल फूड वेस्ट है, जो हमारे घरों से फूड वेस्ट होता है, जैसे हमारे घर में रोटी बच गई, चावल बच गए, तो वो सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है, और इस ग्लोबल वेस्ट को हाफ करना, ये हमारा टारगेट यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट है एसडीजी गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन की बात यहाँ पर की गई है। एसडीजी गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर, वाटर के नीचे लाइफ, उसकी बात की गई है। और एसडीजी गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड, लैंड के ऊपर बात की गई है कि वहाँ पर टेरेस्ट्रियल एरिया में कैसा कैसा लाइफ है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट करने की बात यहाँ पर की गई है। एसडीजी गोल नंबर 16 यहाँ पर पीस, शांति की बात की गई है। और एसडीजी गोल नंबर 17 पार्टनरशिप की बात यहाँ पर की गई है। और 0.7% ऑफ ग्रोस नेशनल इनकम जीएनआई फॉर ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये यहाँ पर बात की गई है। ग्लोबल नेशनल इनकम 0.7% होनी चाहिए जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है वहाँ पर। अब हम देख लेते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 8 गोल हैं, 18 टारगेट हैं, 48 इंडिकेटर्स हैं, 2000 से 2015 तक आया था, ओनली फॉर पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज। तो एक बात और ध्यान रखना, जो एसडीजी गोल है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए है, गरीबों के लिए भी हैं, लेकिन जो एमडीजी थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो सिर्फ पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थे। तो सबसे पहला है पॉवर्टी एंड हंगर, पहला गोल था पॉवर्टी और गरीबी, और दूसरा था एजुकेशन, तीसरा था जेंडर इक्वेलिटी, चौथा था रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर को कम करना, मैटरनल हेल्थ, जो मातृत्व स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना, डिजीज पहले ज़्यादा होती थी जैसे एचआईवी, एड्स, मलेरिया, इनकी रोकथाम करना, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल करना, और ग्लोबल पार्टनरशिप, दोनों में ही ग्लोबल पार्टनरशिप पहले है, और दोनों में ही सबसे पहले है पॉवर्टी और गरीब भूखमरी, यहाँ पर दोनों एक ही में है, लेकिन एसडीजी के अंदर इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है ताकि एक एक गोल को अच्छे से अचीव किया जा सके। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना, जो एसडीजी है, एसडीजी आर द सक्सेसर ऑफ एमडीजीज, एसडीजी जो एमडीजी के उत्तराधिकारी होते हैं। और अगर एमडीजी पूर्ववर्ती था एसडीजी का, एसडीजी का पूर्ववर्ती कौन था? पूर्ववर्ती तो था एमडीजी, लेकिन एमडीजी का जो उत्तराधिकारी है वो है एसडीजी। तो ये बात हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। तो यहाँ पर हमारी क्लास आज के होते हैं कंप्लीट। हमने कहा था कि हम पीवाईक्यू को भी करेंगे, लेकिन हम पीवाईक्यू को करेंगे फिर कभी, लेकिन आज हमने इस थ्योरी को कंप्लीट कर दिया है। आज के लिए हम करेंगे इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 20 डेज और 20 टॉपिक्स, 20 डेज तो 40 डेज 40 टॉपिक सीरीज में आज हमारा डे 20 हो गया कंप्लीट। अगर आपने पिछले प्लेलिस्ट ना देखे तो उसका लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ से उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं।
ताकि जो हमने पिछले टॉपिक कराए हैं उन सभी को आप एक साथ रिवाइज ही कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।